गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग लावण्य, कैसे हो आप? मुझे ऑडियो चेक दे दो एक बार। मुझे ऑडियो चेक दे देना। गुड। ऑडिबल। चलो जी। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका ये सब्जेक्ट है। आज हमारी पहली लाइव क्लास है। 2 डेमो क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाली थी। राइट। मैंने क्या स्टार्ट किया था? मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर आपका स्टार्ट किया था। बेहद ही आसान चैप्टर से हमने शुरुआत करी थी। तो मुझे जल्दी से बता दो, क्या जो हमने पहले 2 लेक्चर्स करे थे वो आपने अच्छे से कर लिए? उतना आपने अच्छे से कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? मुझे ये बता दो जल्दी से। कर लिया, राइट। तो हमने, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि गैप हो गया उस लेक्चर को, तो हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था। बहुत कुछ कवर नहीं किया था हमने। हमने सबसे पहले डिस्कस करना शुरू किया था कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है ना। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो हमने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में पढ़ा था, इन्वेंट्री का जो चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते थे। तो उसी तरह का हमने कुछ तरीका सीखा था। ठीक है, उसी तरह का हमारा कुछ कह सकते हो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसके ऊपर मैंने आपको 1-2 सवाल भी करवाए थे। राइट। उसके बाद फिर हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर से, यानी कि इन्वेंट्री लेवल्स, जहां पे हमें अलग अलग इन्वेंट्री लेवल्स निकालने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम से सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं यहीं से आते हैं। तो वो हमने करना शुरू किया था। और पिछले क्लास में हमने सिर्फ फोकस किया था ईओक्यू में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती थी? हमने बोला था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर साइज होता है जिस ऑर्डर साइज पे हमारा जो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमम आता है, लोएस्ट आता है। उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिया था और उस पर आधारित हमने कुछ सवाल भी करे थे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्योंकि अगेन गैप हो गया वो पढ़े हुए थोड़ा सा, तो एक हम वार्म अप करने के लिए अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही सवाल उठाएंगे। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ही शुरुआत करेंगे ताकि एक हमारा वार्म अप हो जाए, थोड़ा सा वापस से फ्लो बन के आ जाए, थोड़ा सा रिकैप हो जाए, और फिर हम अपना आगे करेंगे। तो आज की क्लास भी आप कह सकते हो हमारा इसी जो बड़ा हमारा जो टॉपिक चल रहा है इन्वेंट्री लेवल का, उसी पे आधारित रहेगी। आज मैंने आपको लिए खूब सारे क्वेश्चंस भी छांटे हुए हैं, खूब सारे हम क्वेश्चंस करेंगे आपके स्टडी मटेरियल से। प्लीज स्टडी मटेरियल हैंडी रखना। आपके पास अभी किताब नहीं होगी मुझे पता है, तो आप कहीं पे अपना स्टडी मटेरियल मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे, कहीं पे खोल के रखना, वेबसाइट से डाउनलोड करके। ठीक है, चलो जी। तो जल्दी से बताओ, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या हम स्टार्ट करें? चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी, आराम आराम से हम वार्म अप करेंगे। तो बिल्कुल आसान से सवाल से स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके स्टडी मटेरियल का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, पेज नंबर बता देता हूं। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 2.73। 2.73 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलो जी, मैं क्वेश्चन खोल लेता हूं, पढ़ते क्या कहता है क्वेश्चन। 1 मिनट, चलिए। तो पढ़ना क्या है सवाल। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। तो जी लिमिटेड कोई प्रोडक्ट बनाता है, जी लिमिटेड कोई प्रोडक्ट बनाता है जिसकी मंथली डिमांड बता रहा है 4000 यूनिट्स।
ध्यान रखना, ये किसकी मंथली डिमांड बता रहा है? ये फाइनल प्रोडक्ट की मंथली डिमांड बता रहा है। यानी जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, हम लोगों को ये रॉ मटेरियल की मंथली डिमांड नहीं बता रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट की मंथली डिमांड बता रहा है। ठीक है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट एक्स। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसको उसने बोल दिया कॉम्पोनेंट एक्स, विच इज परचेज एट ₹20। तो उसकी परचेज कॉस्ट उसने आपको दे रखी है। ठीक है, एक मिनट। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि जो हम ये फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, हर एक यूनिट बनाने के लिए, हर एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए हमको 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट एक्स लगता है हमारा 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए, ये बता रहा है आपको। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर ऑर्डर। तो ये आपको ऑर्डर कॉस्ट दे दिया। आपको याद होगा इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे? ओ बोलते थे। एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे? सी बोलते थे। अब आपको क्या निकालना है? यह रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। सेकेंड में कह रहा है इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। वो कह रहा है अगर हमारा जो सप्लायर है वो कहता है कि भाई देखो आपको पर ऑर्डर कम से कम 4000 यूनिट्स कंपोनेंट एक्स का ऑर्डर करना पड़ेगा, कम से कम आपका ऑर्डर साइज 4000 यूनिट का होना पड़ेगा। तो अगर हमको इस सप्लायर की बात माननी पड़ती है, अपना हमें 4000 यूनिट का ऑर्डर साइज लेके चलना पड़ता है, तो हमारी कंपनी को क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, ये आपको यहां पे पूछ रहा है। और थर्ड में वो पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, मतलब कि सबसे कम से कम कितना कैरिंग कॉस्ट तो इनकर करना ही करना पड़ेगा। ये 3 आपकी छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स है। चलो आओ करना शुरू करो मेरे साथ साथ, आ जाओ जी। तो पहले हम क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले लिखो ए। ए क्या होता था, याद है आपको? आपको पूरे साल में पर एनम आपको कितना रॉ मटेरियल की यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग बोलते थे ए। अब सवाल में बोला हुआ है कि हमारे को साल में मंथली डिमांड, सॉरी हमें बोल रखा है कि हमारी प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की मंथली डिमांड 4000 यूनिट्स की है। तो अगर मंथली डिमांड 4000 यूनिट्स की है तो पूरे साल की कितनी होगी? इंटू 12। पूरे साल की होगी इंटू 12, है ना? पूरे साल की होगी इंटू 12। तो अब ध्यान रखना ये क्या है? ये है मेरे पूरे साल की फिनिश गुड की डिमांड, फिनिश गुड की डिमांड। लेकिन जब हम मटेरियल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, एक ही निकालते हैं हम लोग, तो यहां पे हमें रॉ मटेरियल की डिमांड निकालनी होती है। तो हमको अब इसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल के टर्म्स में मुझे कितने यूनिट साल में चाहिए होंगे। अब इस सवाल में अच्छी बात यह है कि सवाल ने बोला हुआ है कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड के लिए हमें 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं वैसे इसको इंटू 1 कर दूंगा, तो आंसर इसका वैसे आ जाएगा 48,000 यूनिट्स। 48,000 यूनिट्स, राइट। बट एग्जाम में वो आपको धोखा दे सकता है। एग्जाम में वो इस 1 यूनिट को बदल के कुछ और बोल सकता है। वो कह सकता है कि मानो कि हमारे 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए हमें एक्स के 2 यूनिट्स चाहिए होते हैं, एक्स के 2 यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो उस केस में फिर आपकी ए बदल जाएगा। उस केस में आपको इंटू 2 करके यहां पे इसका आंसर 96,000 यूनिट्स निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पे उसने बड़ी चालाकी से आपको फिनिश गुड का डिमांड दे रखा है, बट आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल का डिमांड। तो फिनिश गुड की डिमांड को आपको रॉ मटेरियल के डिमांड में कन्वर्ट करना है। इस बात का ध्यान रखना। हालांकि इस सवाल में अच्छी बात यह है कि उसने सिंप्लिसिटी करने के लिए यह बोल दिया था कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड में 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ही लगता है। तो यहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, बट एग्जाम में इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो जी, एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दे रखा है आपको? 120 रुपए। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कैरिंग कॉस्ट सिखाया था कैसे निकालते हैं। अगर परसेंटेज में दिया होता है तो मुझे जल्दी से बताओ कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? फटाफट से मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आप?
कैरिंग कॉस्ट मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज में दिया हो उसने तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं यह भी बताओ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग परचेज प्राइस से। तो देखो उसने परचेज प्राइस कितनी दे रखी है, 20 रुपए की, 20 रुपए की परचेज प्राइस दे रखी है। तो इसका हम लोग 10% निकालते हैं, तो यानी कि यह आ जाएगा 2 रुपए। ठीक है, चलो जी, यस करेक्ट, 20 रुपए करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोला। चलिए, तो ये हो गया, 2 रुपए आ गया। अच्छा, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की है। तो इसका फॉर्मूला सीखा था हमने, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी का अंडर रूट, यही फॉर्मूला था। तो बस पुट कर लेते हैं, ए है 48,000, ओ है 120 रुपए और सी हमने निकाल दिया 2 रुपए। इस पूरे का अंडर रूट, इसका आंसर मुझे बता दो कितना आ रहा है। इसका आंसर फटाफट से बता दो कितना आ रहा है। करेक्ट, 2400 यूनिट्स, बिल्कुल सही बोला। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2400 यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो एक बार वापस से सवाल में आ जाते हैं, सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इफ द मिनिमम लॉट साइज इज 4000 यूनिट्स, तो अगर अब हमारा सप्लायर, हमने वैसे निकाल दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है हमारी, 2400 यूनिट्स, बट हमारा सप्लायर कहता है कि देखो नहीं 2400 यूनिट्स नहीं, आपको मिनिमम 4000 यूनिट्स की तो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर हमारा सप्लायर ऐसा बोलता है तो उसकी बात मानने के लिए हमको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, यह सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इफ ऑर्डर साइज इज 4000 यूनिट्स, अगर हमारा ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स है तो हमारे को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था कि जब हमारा कोई डिस्काउंट नहीं होता पिक्चर में, जब हमारा डिस्काउंट नहीं होता पिक्चर में, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है वो होती है सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि जो परचेज कॉस्ट टोटल आएगी साल की वो तो सेम ही आएगी चाहे मेरा ऑर्डर साइज कुछ भी हो। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इस सवाल में देखो कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट की तो बात हो नहीं रखी, तो यहां पे मुझे बस कॉस्ट निकालने के लिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने के लिए खाली रेलिवेंट कॉस्ट लेने की जरूरत है, ओनली रेलिवेंट कॉस्ट। और रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमको खाली लेने की जरूरत है। तो फटाफट से देखते हैं, अगर 4000 यूनिट्स का हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए याद होगा हमें पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ते थे। ये कैसे निकालेंगे, साल में हमने बोला कि हमें 48,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो पूरे साल में अगर हम 48,000 यूनिट्स यूज करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, और हर ऑर्डर पे हम 4000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज रखेंगे, तो ये मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल में मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना चलेगा। और पर ऑर्डर मेरे को पता है कि 120 रुपए मुझे बियर करने होते हैं, पर ऑर्डर मुझे 120 रुपए बियर करने पड़ते हैं। तो इसका टोटल मुझे बता देना जो भी आ रहा होगा। सिमिलरली इसकी कैरिंग कॉस्ट भी देख लेंगे, अभी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलो एक काम करते हैं, 12 इंटू 120, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे ख्याल से 1440, 1440, राइट। ठीक, अच्छा कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग जो भी ऑर्डर साइज होता था उसको एवरेज आउट करते थे। तो 4000 यूनिट्स अगर मेरा ऑर्डर साइज है तो उसका एवरेज के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 करते थे और इसको मल्टीप्लाई करते थे अपने कैरिंग कॉस्ट से, यानी 2 रुपए से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000 रुपए। ठीक है, तो इससे मेरी रेलिवेंट, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, 5440, 5440, राइट, करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि अगर हमारा ऑर्डर साइज इकोनॉमिक ऑर्डर साइज के बराबर ही रहे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर ही रहे, तो हमारी कितनी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी। सो इफ ऑर्डर साइज इज इक्वल टू 2400 यूनिट्स, तो 2400 यूनिट्स यानी
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मेरी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ रही है ये निकाल लेते हैं कि भाई इस केस में हम कितना कॉस्ट इनकर करेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट ओनली। ठीक है, तो अगेन यहां पे फिर से ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी मेरी, तो वही बात है भाई, साल में 48,000 यूनिट्स हैं और अब के मेरा ऑर्डर साइज चल रहा है 2400 यूनिट्स और पर ऑर्डर मेरा 120 रुपए का कॉस्ट है। तो ये देख लो कितना आ रहा है तो ये आ रहा है, दिस विल कम आउट टू बी 2400 रुपए, 2400 रुपए। ठीक, और अब हम निकाल लेते कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो 2400, हाँ ठीक है, यहां पे 2400 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ₹2। तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 2400। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई मेरी, रेलिवेंट कॉस्ट 4800 रुपीज, 4800 रुपीज। यस, so this is the total relevant cost। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ हमें अपने सप्लायर की जिद मनवाने के लिए, हमें सप्लायर की जिद को फॉलो करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो। मैंने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मेरी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आ रही है 4800 रुपीज, लेकिन सप्लायर की जिद को अगर मैं मानूं तो मेरा टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आती है 5440। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो गई, देयरफॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट 640। परफेक्ट, कैसे निकाला आपने ये, आपने बोला 5040 माइनस 4800, दैट इज ये आ गया 640। ठीक है जी, तो ये पूछ रहा था आपसे सवाल सेकंड पार्ट पे। और थर्ड पार्ट तो बड़ा सिंपल है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, बताओ एक बार वापस से पढ़वा लेते हैं आपको। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, सबसे मिनिमम से मिनिमम हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आपने दो कैरिंग कॉस्ट निकाले, आपने एक कैरिंग कॉस्ट निकाला 2400 रुपए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, दूसरा आपने कैरिंग कॉस्ट निकाला 4000 रुपए 4000 यूनिट्स पे। तो आपका लोएस्ट कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया, लोएस्ट या मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया कि भाई इतना कैरिंग कॉस्ट तो मुझे इनकर करना ही करना पड़ेगा, ये आ गया 2400 रुपए, दैट इज एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। और कॉन्सेप्चुअली भी सही बात है कि भाई कॉन्सेप्चुअली भी हम यही पढ़ते हैं कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारी कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहती है, तो कॉन्सेप्चुअली भी हमारी ये बात फॉलो हो जाती है। ठीक है, तो बस ये था आपका छोटा सा सवाल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो जी, तो अब मैं आपको एक बात लिखवाना चाहता हूं, तो मेरे साथ साथ लिखना आप, एक पहले एक चीज लिखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिखना, जहां पे भी आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो अपने, तो वहां पे लिखना, इसी कॉन्सेप्ट में अभी चल रहा है, अभी हमारा सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट में लिखो ये बात आप लिखो वेयर डिफरेंट quantity discount is offered at different range of order size। इसमें रेंज वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, रेंज वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। डिफरेंट रेंज ऑफ ऑर्डर साइज, यानी इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। देन वी हैव टू सेलेक्ट सैंपल ROQ फ्रॉम ईच रेंज and show the calculation of total cost
in a tabular format. ठीक है, लिखते रहो, बस समझ आ जाएगा अभी क्या है ये। फिर लिखो सच सैंपल selection has to be done in the following manner. In the following manner. फर्स्ट लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो फर्स्ट रेंज ऑफ ROQ, फर्स्ट रेंज ऑफ ROQ, इसमें लिखो हाईएस्ट राउंड नंबर, हाईएस्ट राउंड नंबर। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, एग्जाम्पल, ताकि जब पढ़ो तो आपको याद आ जाए। अगर सपोज आपको रेंज बता रखी है 0 to 499, ऐसी रेंज बता रखी है, तो आपको क्या सैंपल यूज करना है? आपको हाईएस्ट राउंड नंबर करना है। राउंड नंबर मतलब कि अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हंड्रेड्स में चल रहा है, तो आपको हंड्रेड्स में देखना है कि हंड्रेड्स में मेरा हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है। तो यहां पे हंड्रेड्स में जो हाईएस्ट नंबर आएगा वो आएगा 400। ठीक है, सिमिलरली अगर 0 to 999 है तो हाईएस्ट राउंड नंबर आपका आएगा 900। अगर ये 0 to 1999 है तो ये आएगा 1900, सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट रेंज आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है, सॉरी फर्स्ट सैंपल आपको ऐसे सेलेक्ट करना है रेंज में से। ठीक है, और सेकंड लिखो फॉर अदर रेंज ऑफ ROQ। तो पहले रेंज में कैसे सेलेक्ट करना है सैंपल, ये मैंने बता दिया, और बाकी रेंज में आपको कैसे सेलेक्ट करना है। इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल बोले तो एग्जाम्पल, अगर सवाल बोलता है 500 to 999, तो इसमें आपको बस सबसे पहला नंबर चूज कर लेना है 500। अगर सवाल कहता है 1000 to 1999, तो इसमें आपको पहला नंबर सेलेक्ट कर लेना है। पूरी रेंज में पहला नंबर क्या आ रहा है? 1000। ठीक है, पहला नंबर मतलब ये रहा पहला नंबर इस रेंज का, इस रेंज का पहला नंबर ये रहा। सिमिलरली बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अब, अगर रेंज आपकी बन रही है 2400 से 2800, तो बताओ आप क्या सैंपल सेलेक्ट करोगे? 2400 से 2800, इसमें क्या सैंपल सेलेक्ट करोगे? यस, 2400 करोगे। परफेक्ट, बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आपको यह बताना था, तो एक बार फटाफट से रिकैप करवा देता हूं कि अगर आपके कुछ रेंज दे रखे होंगे, अभी मैं दिखाऊंगा सवाल में कि आपको कुछ रेंज दे रखा होगा, आपको कुछ रेंज ऑफ ऑर्डर साइज दे रखा होगा, तो उस केस में आपको हर रेंज में से सैंपल सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट रेंज में से आप सैंपल कैसे सेलेक्ट करोगे? आप हाईएस्ट राउंड नंबर सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल 0 to 499 है तो 400, 0 to 999 है तो 900, 0 to 1999 है तो 1900, और सो ऑन। ठीक है, और जो सब्सिक्वेंट रेंज होंगे उसमें आप जो पहला नंबर होगा पूरी रेंज का, वो ले लोगे एज सैंपल। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो जी, लिख लिया होगा तो आना आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पे आना। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर है 2.72, 2.72 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आओ, तो इस सवाल पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस सवाल पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो क्या कहता है देखते हैं। EXE लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स। तो EXE लिमिटेड कोई कंपनी है जिसको कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट्स के ऑफर मिले हैं ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स एज अंडर। तो आप देखो
आपको देखो क्या क्या उसने दे रखा है। वो कहता है कि अगर आप अपना ऑर्डर साइज 500 टन से कम रखोगे तो आपका प्राइस पर टन होगा 1200 रुपए। अगर आप अपना ऑर्डर साइज 500 से लेके लेस देन 1000 रखोगे तो आपका देखो प्राइस पर टन कम हो गया, 1180 हो गया। तो यहां 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सप्लायर ने हमको। अगर आप ऑर्डर साइज और बढ़ा दोगे, 1000 से लेके लेस देन 2000 तक रखोगे तो आपका प्राइस पर टन और कम हो जाएगा, 1160 हो जाएगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं देख सकते हो 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अगर आप अपना ऑर्डर साइज 2000 टन से लेके लेस देन 3000 टन रखोगे तो आपका प्राइस और कम हो गया, 1140 पर टन हो गया। तो यहां कितने 60 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। और फाइनली अगर 3000 से ऊपर अगर आप रखोगे, मतलब 3000 और 3000 से ऊपर रखोगे तो आपका प्राइस रहेगा 1120 रुपए। तो ये हो गया आपका कितने रुपए का डिस्काउंट, 80 रुपए का डिस्काउंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं इसी रेंज को, तो पहली रेंज क्या हो गई आपकी, 0 टू लेस देन 500 है तो मतलब 499। सेकेंड रेंज क्या हो गई, 500 से लेके लेस देन 1000 है तो 999, राइट। थर्ड में आपकी 1000 से लेके लेस देन 2000 है तो ये हो गई 1999। फोर्थ में 2000 से लेके लेस देन 3000 है तो ये हो गई 2999। और लास्ट में आपकी 3000 एंड अबव। ठीक है, तो अभी मैंने आपको देखो जो लिखवाया उसके हिसाब से मुझे बताओ सैंपल क्या क्या सिलेक्ट करोगे। अभी जो मैंने आपको लिखवाया उसके हिसाब से मुझे फर्स्ट में बताओ सैंपल क्या लोगे आप। फर्स्ट में आप क्या सैंपल लोगे, ठीक है, तो 400 लोगे, क्लियर है, ठीक है, 400 ले लेंगे। सेकंड में 500, ठीक है। थर्ड में क्या लोगे, 1000, ठीक है। और लास्टली फोर्थ में फोर्थ में 2000, ठीक है। और लास्ट में 3000, ठीक है। बात समझ आ गई। चलो अभी सवाल देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल इज 5000 टन। तो ये आपका ए हो गया कि पूरे साल में आपको 5000 टन की रिक्वायरमेंट है, ये ए हो गई आपकी फिगर। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 रुपए, तो ओ भी हो गया। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम, है ना। तो यानी आपको हर कॉस्ट के लिए ये जो आपको हर जो पर टन जो कॉस्ट दे रखी है, हर कॉस्ट के लिए आपको अलग अलग से कैरिंग कॉस्ट देखनी पड़ेगी। क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जब परसेंटेज में होती है तो हम लोग पर यूनिट के कॉस्ट के ऊपर निकालते हैं। तो क्योंकि अब हमारी हर रेंज पे अलग अलग पर टन की कॉस्ट है तो हर रेंज के अंदर हमारी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, है ना। ध्यान रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी, पर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंज नहीं होगा, बट हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो बदल जाएगी सारी रेंज में, क्योंकि हर रेंज में हमारा प्राइस पर टन अलग अलग आ रहा है। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। तो बेसिकली देखो सिंपल भाषा में वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ हमारा सारे इन रेंज में से हमें क्या अपना ऑर्डर साइज रखना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कम से कम आई। बात समझ आ गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर होगी कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। यहां पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको सारे रेंज में कैलकुलेशन दिखानी है अपने सैंपल लेके, सैंपल पिक करना है और आपको कैलकुलेशन दिखानी है अपनी टोटल कॉस्ट की। अब यहां पे ध्यान रखना टोटल कॉस्ट यहां में पूरी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। जब भी डिस्काउंट पिक्चर में आ जाता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के साथ साथ हमें परचेज की कॉस्ट भी लेनी पड़ती है, बिकॉज यहां पे परचेज कॉस्ट अलग अलग आएंगे। तो बस आपको हर सैंपल में टोटल कॉस्ट निकालनी है और देखना है कि भाई मेरी सबसे कम से कम कॉस्ट कितनी आ रही है, कहां पे आ रही है। बस ये काम आपको करना है। ठीक है, तो मेहनत है, देखो अभी मेहनत करेंगे इसमें हम लोग बड़ी सी टेबल बनाएंगे, मेहनत करेंगे बट काम आसान है। ठीक है, तो आओ मेरे साथ साथ करो तसल्ली से और मेरी मदद करना है इसमें कैलकुलेशंस में। तो पहले एक छोटी सी टेबल टाइप बना लेते हैं। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट ऑर्डर साइज। ठीक है, तो
तो पहले एक काम करते हैं, पहले मुझे हेडिंग बनाने दो, फिर आप तसल्ली से हेडिंग बना लेना। आप अपने फ्रेश पेज पे इसको करना, अपना रजिस्टर को टिल कर देना, क्योंकि थोड़े इसमें कॉलम्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले देख लो कि आपको क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले हमको कॉलम बनाना है यूनिट्स का। यूनिट्स क्या, यहां पे टन्स है बेसिकली, यूनिट्स यहां पे टन्स है, तो यहां पे हम अपना सैंपल डाल देंगे। फिर आप बनाना कॉस्ट पर टन। ठीक, फिर आप बनाना नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक, फिर बनाना आप लोग परचेज कॉस्ट, का कॉलम, इसमें रुपीज में आएगा। फिर आपका आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये भी रुपीज में आएगा। फिर आप बनाना कैरिंग कॉस्ट, ये भी रुपीज में आएगा। और लास्टली आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट में थोड़ी सी जगह ज्यादा छोड़ देना। तो कितने कॉलम्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो 6 कॉलम हो गए, जिसमें आप थोड़ा कैरिंग, और 7 हो गए बल्कि, टोटल कॉस्ट में मिला के 7 कॉलम हो गए। इसमें आप कैरिंग कॉस्ट पे थोड़ी सी जगह ज्यादा छोड़ देना। तो पहले आप भी एक ऐसी हेडिंग टाइप बना दो, मैं आपका इंतजार करता हूं। जब बन जाए तो मुझे बताना, फिर हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो कर लो इसको, पहले बना लो आप साथ साथ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, बना लो आप इसको। तो पहले यूनिट्स, फिर कॉस्ट पर टन, इस यूनिट में हमारी कितनी कॉस्ट है। फिर हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेंगे। फिर हम परचेज कॉस्ट देख लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लेंगे, और फिर कैरिंग कॉस्ट देख लेंगे। चलो डन हो गया। चलिए आओ, तो पहले हमने जो सैंपल सेलेक्ट करे हैं वो डाल देते हैं। तो पहली रेंज में, फर्स्ट रेंज में हमने क्या सैंपल सेलेक्ट किया, 400 टन। 400 टन, थोड़ी सी जगह छोड़ के। सेकेंड रेंज में हमने क्या सेलेक्ट किया है, 500 टन। नहीं, सेकेंड रेंज में हाँ 500 ही किया ना, 500 टन। थर्ड रेंज में हमने क्या सैंपल सेलेक्ट किया है, 1000 टन। ठीक, और फोर्थ रेंज में हमने क्या सेलेक्ट किया है, 2000 टन। और फिफ्थ रेंज में हमने क्या किया है, 3000 टन। तो इस प्रकार से हमने तीनों रेंज में से एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टन्स की शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो चेक कर लेना, टन्स की शायद स्पेलिंग अलग होती है, TONNES होती है, तो स्पेलिंग ठीक कर देते हैं यार। ये होती है स्पेलिंग। ठीक है, तो वैसे यहां से अगर मैं टन्स हटा भी दूं तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर तो लिख ही दिया ना। चलो राइट, तो अब पांचों उसमें हम लोग एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। तो पहले हम कॉस्ट पर टन देख लेते हैं कि भाई कॉस्ट पर टन हमारी हर रेंज में कितनी है। तो पहली रेंज में हमारी कॉस्ट पर टन है 1200 रुपए। सेकेंड रेंज में हमारी कॉस्ट पर टन है 1180 रुपए। थर्ड रेंज में हमारी कॉस्ट पर टन है कितनी है, 1160 रुपए। फोर्थ रेंज में हमारी कॉस्ट पर टन है 1140। और फिफ्थ रेंज में हमारी कॉस्ट पर टन है 1120। तो ये हमारी कॉस्ट पर टन होगी इंक्लूडिंग क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब आफ्टर क्वांटिटी डिस्काउंट हमारी कॉस्ट पर टन होगी। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको साल के दौरान चाहिए, सवाल ने कितना बता रखा था, ये बता रखा था आपको, किधर गया, नीचे दिया हुआ था उसने, 5000 टन। तो साल में हमें एनुअली कितनी रिक्वायरमेंट है, एनुअल हमारी रिक्वायरमेंट है 5000 टन। पूरे साल में हमें 5000 टन चाहिए अपने रॉ मटेरियल का, राइट। अब ये बताओ मेरे को कि अगर मैं अपना ऑर्डर साइज 400 रखता हूं, कि हर ऑर्डर पे मैं 400 टन मंगवाता हूं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे मेरे पहले केस में। तो अगर टोटल मुझे साल में 5000 टन चाहिए और पर ऑर्डर में 400,
पर ऑर्डर में अब 400 का ऑर्डर साइज रख रहा हूं, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं? डेसिमल्स में आ रहे होंगे, पॉइंट्स में आ रहा है, 12.5 आ रहा है। लेकिन आप समझदार हो, आप समझदार हो, क्या ऑर्डर हम 12.5 रख सकते हैं भाई? क्या हम डेसिमल्स में ऑर्डर कर सकते हैं? क्या मैं कभी बोल सकता हूं कि मेरे को आधा ऑर्डर देना है, मुझे आधा ऑर्डर देना है? ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑर्डर तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, राउंड फिगर में होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इवन तो यहां आंसर आ रहा है 12.5 ऑर्डर्स, इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 13 पे। इसको हमको कहां राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 13 पे करना पड़ेगा, राइट? यस, ठीक है जी। अच्छा, परचेज कॉस्ट मेरी कितनी रहेगी यहां पे टोटल? ठीक है, हम पूरे साल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, हम पूरी एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो अगर मैं पूरे साल में 5,000 टन खरीदने वाला हूं और पर टन मेरे को 1,200 रुपए का कॉस्ट पड़ता है, तो ये कितना आ गया? ये आई थिंक 60 लाख आ गया, ये 60 लाख आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? अगर 13 ऑर्डर्स मैं प्लेस कर रहा हूं और पर ऑर्डर मेरी कॉस्ट बता रखी सवाल में 1,200 रुपए, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? निकाल लेते हैं। ये आ रही है 15,600। 15,600। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कैरिंग कॉस्ट, हाँ, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? ऑर्डर साइज जो भी है वो लेते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, इनटू कैरिंग कॉस्ट करते हैं। अब कैरिंग कॉस्ट कितना बता रखा था सवाल ने? उसने बोल रखा था 20%। ठीक है, 20% ऑफ परचेज कॉस्ट। तो यहां इस वाली कैटेगरी में हमारी परचेज कॉस्ट 1,200 है, तो 1,200 का 20%। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसका थोड़ा सा कॉलम बड़ा रखना, क्योंकि यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका कितना? ये आई थिंक आ रहा है 48,000। ये आ रहा है 48,000। ठीक है जी। तो अब टोटल कॉस्ट देख लो कितनी होगी। टोटल कॉस्ट मतलब अगर परचेज कॉस्ट ए है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बी है, कैरिंग कॉस्ट सी है, तो सबको मिला के मेरी साल में टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, बताओ कितनी हो गई है? $60,63,600। हाँ जी, 60,63,600। ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। हाँ हाँ, लिखो, साथ साथ लिखो। लिखना है, अब आपको लिखना है, मैं आपको टाइम देता हूं, लिख लो आप, साथ साथ लिखना है आपको। मुझे डन का मैसेज दे देना आप, तो मैं वेट कर रहा हूं आपका। और अगर कुछ रिपीट करना तो बता देना। ठीक है, जैसे आप अभी तक आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना, कैरिंग कॉस्ट निकालना सिखाया, वो वही हम निकाल रहे हैं, बस साथ में हम यहां पे परचेज कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे ट्रेड डिस्काउंट भी पिक्चर में है, तो हमें हर पूरे साल की जो हमारी टोटल परचेज कॉस्ट आएगी वो भी बदलती रहेगी, क्योंकि हर ऑर्डर साइज पे मेरा अलग अलग परचेज कॉस्ट आ रहा है, राइट? अच्छा, स्क्रीन स्मॉल कर दूं, लो 1 मिनट, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप नोट कर लो और फिर मेरे को डन का मैसेज दे देना। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला हमने 13, फिर हमने साल की परचेज कॉस्ट निकाली कि भाई 5,000 टन हमें पूरे साल में खरीदने हैं और पर टन मेरा 1,200 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट मेरी 60 लाख आ गई। फिर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली,
13 नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, इनटू पर ऑर्डर 1200 रुपए है, तो 15,600 की मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। और कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमको, क्योंकि उसने 20% बोल रखा है, तो हर परचेज कॉस्ट का अलग अलग से 20% निकाल के हमें पहले कैरिंग कॉस्ट देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। चलो जी, हो गया क्या? बढ़ू? चलो जी, अब मेरी मदद करते हुए चलना आप, ठीक है? अब मेरी मदद करते हुए चलना। आओ सेकंड में आते। अगर अब मैं अपना ऑर्डर साइज 500 टन रखता हूं, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालूंगा? वही, साल में 5000 टन मुझे खरीदने हैं, और हर टन पे मैं 500, सॉरी हर ऑर्डर पे मैं 500 टन ऑर्डर कर रहा हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो मेरे सिंपल आ गए 10। ठीक है। अच्छा, परचेस कॉस्ट कितनी आएगी? तो पूरे साल में मुझे 5000 टन खरीदने हैं, और पर टन मेरी परचेस कॉस्ट है 1180। यहां पे मेरी अब कितनी है पर यूनिट कॉस्ट? 1180। तो ये मुझे बता देना कितना आ रहा है। चलो साथ साथ करते हुए चलते हैं इसको। 5000 इंटू 1180, तो ये 59 लाख आ रहा है, ये 59 लाख आ रहा है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 है, इंटू ऑर्डर पर ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो तो सेम ही है 1200, तो ये आ गई 12000। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? तो वही है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, तो ऑर्डर साइज मेरी यहां पे है 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो अब यहां पे मेरी कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी, क्योंकि मेरी पर यूनिट कॉस्ट अब 1180 हो गई है, तो अब 1180 का 20% मुझे निकाल के देखना पड़ेगा कि मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ठीक, तो 250 इंटू 1180 इंटू 20%, तो ये आ रहा है 59,000। तो टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया है 59,71,000। 59,71,000। ठीक है, बढ़ू? आगे बढ़े थर्ड। चलो जी, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं कि अब अगर हम ऑर्डर साइज अपना 1000 रखते हैं, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे, चेक करते हैं। तो 5000 टन है और ऑर्डर साइज मेरी 1000 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पे कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। परचेस कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? 5000 टन मुझे साल में चाहिए पूरे, और अब पर टन मेरी कॉस्ट हो गई 1160। तो ये देख लेते कितना आएगा। ये आएगा 58 लाख। 58 लाख। ठीक है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 है और पर ऑर्डर 1200 की कॉस्ट है, तो ये आ जाएगी 6000। राइट। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? तो कैरिंग कॉस्ट आएगी, एवरेज इन्वेंट्री मेरी होगी 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1160 इंटू 20%। 1160 का 20%, तो ये आ जाएगा 1,16,00,000। 1,16,00,000। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी? प्लस 58 लाख। 59,22,000। 59,22,000 ये हो जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं पहले। तो 5000 डिवाइडेड बाय 2000, तो अब यहां पे क्या हो गया? मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2.5 हो गए। 2.5 हो गए, बट हमने क्या बोला कि हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉइंट्स में कैसे रख सकते हैं? तो दैट इज, इसको फिर हम राउंड ऑफ कर देंगे 3 में। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर देंगे 3 में। ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 3। राइट, ओके। परचेस कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? 5000 टन इंटू 1140, आई थिंक ये 57 लाख आ जाएगी।
ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे हैं 3 इंटू 1200 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 3600 मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है जी। और कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा मेरा, एवरेज इन्वेंट्री 2000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1140 परचेज कॉस्ट का 20%, तो ये मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई। तो ये निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2,28,000, 2,28,000। ठीक, तो अब टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है इसका, प्लस 57 लाख, तो टोटल आ गया 59,31,600, 59,31,600। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने नोट करी क्या, आप एक बात नोट कर रहे हो, जैसे जैसे मेरा ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, मेरा जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते हुए चल रही है। देख रहे हो आप, सबसे कम ऑर्डर साइज पे मेरी देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 15,600 थी, जब मैंने ऑर्डर साइज बढ़ाया तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 और कम हो गई, फिर मेरी और कम हो गई, फिर मेरी और कम हो गई। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब यहां नोट करना, मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई जा रही है, मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई जा रही है। क्या ये बात नोट करी आपने, है ना। तो ज्यादा अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरे को इन्वेंट्री होल्ड करने की मेरी कॉस्ट तो कम बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी ऑर्डर की कॉस्ट कम हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो मेरी ऑर्डर करने की कॉस्ट कम हो जाएगी। पता नहीं बात नोट करी कि नहीं करी, बट यहां पे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है करिए, तो वेरी गुड। लास्ट भी आ जाओ, लास्ट भी कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं, 5,000 डिवाइड बाय 3,000, तो ये कितना आ रहा है, 2.67 आ रहा है शायद, मेरे ख्याल से नहीं 2.67 नहीं 1.67 आ रहा है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, किसमें, 2 में राउंड ऑफ कर देंगे। कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरी, 5,000 इंटू 1140, तो ये आ जाएगी 56 लाख। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे 2 है और पर ऑर्डर 1200 की कॉस्ट है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी मेरी 2400 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरी, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री 3,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1120 का 20%, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,36,000, 3,36,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 59,38,400। चलो जी, यहां तक हो गया, यस। तो मुझे फटाफट से आइडेंटिफाई करके बताओ, सवाल ने क्या पूछा था, सवाल पूछ रहा था कि मैं अपना ऑर्डर साइज कितना रखूं कि मेरी कॉस्ट सबसे कम आए। तो देख लो भाई, सबसे कम कॉस्ट मेरी कहां आ रही है, सबसे कम कॉस्ट मेरी कहां आ रही है, देख लो पांचों टोटल कॉस्ट में आप सबसे कम देख लो कहां आ रही है। तो मुझको यहां दिख रही है, देखो सबसे कम कॉस्ट 59,22,000, यहां मेरी सबसे कम कॉस्ट है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। नहीं 2,000 नहीं, 2,000 पे थोड़ी आ रही है, 1,000 पे आ रही है ना, यहां पे आ रही है 1,000 के लेवल पे मेरी सबसे कम कॉस्ट आ रही है 59,22,000। यस, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया देयरफॉर, तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज लोएस्ट एट ऑर्डर साइज ऑफ 1,000 टन। ठीक, राइट। चलो, साथ ही में सवाल ने बी पार्ट भी था इस सवाल का, ए पार्ट तो कर लिया, असली मेहनत तो हमारी ए पार्ट पे लगी, बी पार्ट भी देख लेते क्या था। व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर इज नो डिस्काउंट्स ऑफर्ड एंड द प्राइस पर टन इज 1,500। वो कह रहा है कि भूल जाओ ऊपर की डिस्काउंट की कहानी, सब कुछ भूल जाओ, आप बस मुझे बताओ कि अगर मैं डिस्काउंट का एलिमेंट हटा दूं तो आपको कितना ऑर्डर साइज रखना चाहिए, बताओ क्या निकालोगे आप यहां पे, क्या निकालोगे। बी पार्ट में कह रहे हैं डिस्काउंट की कहानी छोड़ो, मान लो कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है
तो हमें ऑर्डर साइज कितनी रखनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो बताओ यहां क्या निकालोगे आप। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो हम ऑर्डर साइज पे क्या निकालते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं। हाँ, आरओक्यू नहीं, आप बोलो स्पेसिफिकली ईओक्यू। ईओक्यू, ठीक है। तो आपको यहां पे ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू निकालना है यहां पे आपको, मतलब बेसिकली बी पार्ट में आपको ईओक्यू निकालना है। और ईओक्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक आपको ए चाहिए होता है, ए तो बता रखा है 5,000 है। ओ चाहिए होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये पता है आपको 1,200। और सी चाहिए होता है, तो सी के लिए उसने बोल रखा है कि 1,500 रुपए की कॉस्ट है, इसका 20%। तो ये आ गई कितनी, मेरे ख्याल से 300। बस ईओक्यू निकाल लो आप। चलो फटाफट से निकाल लो ईओक्यू कितना आएगा। फटाफट से ईओक्यू निकाल लो कितना आएगा। तो 200 यूनिट कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर। कैसे निकाला होगा आपने। आपने फॉर्मूला लगाया होगा 2 × A × O/C का अंडर रूट। तो ये हो गया 2 × 5,000 × 1,200 डिवाइडेड बाय 300 का अंडर रूट। तो इसका आंसर आ गया, आपने बोला कितना, 200 यूनिट। 200 units. So this is your answer to the B part. ठीक है। क्लियर। चलो जी बढ़े आगे। आगे बढ़े तो देखो ईओक्यू के मैंने आपको कई वैरायटी के सवाल करा दिए, पिछली क्लास में भी कराए, आज की क्लास में भी कराए। तो ईओक्यू के मैंने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखा दिए। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। चलो जी, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अभी भी हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमारा टॉपिक चल रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ ईओक्यू कर रहे थे, अभी हमें इसमें बहुत सारे इन्वेंट्री लेवल्स करने हैं, राइट। तो एक आपको पिक्चर बनाने के लिए हमने जो शुरुआत करी थी, हमने पहला टर्म कवर किया था, एक याद होगा पिछली क्लास में, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, वो मैंने आपको लिखवा दिया था। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे आपको लिखवाया था रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब, ठीक है। और इसमें ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया था ईओक्यू, ठीक है। तो हमने रीऑर्डर लेवल लिख लिया था, समझ लिया था क्या होता है, हमने रीऑर्डर क्वांटिटी देख लिया था क्या होता है। तो अब इसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आप लिखना शुरू कर सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट हेडिंग थर्ड नंबर पे आपका हो गया, थर्ड नंबर पे तो लिख लेंगे पहले हम लोग सारी चीजें। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, इसमें लिखो लोएस्ट लेवल ऑफ मटीरियल which must be maintained at all times to ensure that there is no stoppage in production.
lowest level of material which must be maintained at all times to ensure that there is no stoppage in production. फॉर्मूला भी लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. ठीक, तो देखो भाई, अगर मैं आपसे वैसे पूछूंगा कि बताओ किसी भी स्टॉक का, मतलब मेरी अगर इन्वेंट्री है उसमें मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, तो सबसे पहले पता है आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा? हो सकता है आपके दिमाग में आंसर आए, सर मिनिमम क्या क्या मतलब है? जीरो ले लो, जीरो ले लो. सबसे मिनिमम, कम से कम, सबसे कम मैं कितना स्टॉक रख सकता हूं अपने पास? जीरो ही तो रख सकता हूं, जीरो से कम तो नहीं हो सकता है ना, माइनस में तो नहीं रख सकता ना. तो सबसे कम नंबर ऑफ स्टॉक या लेवल ऑफ स्टॉक मेरा क्या हो सकता है? वैसे अगर मैं पूछूं तो वो जीरो हो सकता है. लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं जीरो रखता हूं अपने पास, में जीरो स्टॉक रखता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मेरी स्टोर्स में स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक जीरो हो जाए, मतलब बिल्कुल शून्य हो जाए, तो खुद सोचो, क्या मेरी प्रोडक्शन रुक नहीं जाएगी? क्या मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक नहीं जाएगी? कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, सबसे जरूरी चीज होती है रॉ मटेरियल. जब मेरे पास रॉ मटेरियल ही जीरो हो जाएगा तो मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक जाएगी, मेरी मशीनें खाली पड़ी रह जाएंगी, मेरे मजदूर खाली बैठने लग जाएंगे, काम मेरे फैक्ट्री में रुक जाएगा. तो क्या यह लाजमी है कि मैं अपने पास जीरो लेवल ऑफ रॉ मटेरियल रखूं? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. यस, प्रोडक्शन जीरो नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही बोला आपने, प्रोडक्शन जीरो नहीं होनी चाहिए. इसलिए हम लोग यहां पे निकालते हैं एक मिनिमम स्टॉक लेवल, निकालते हैं कि भाई कम से कम मेरे स्टोर्स में, मेरी फैक्ट्री के स्टोर्स में कम से कम इतना लेवल ऑफ स्टॉक तो होना ही होना चाहिए, इससे कम मेरा स्टॉक नहीं जाना चाहिए. तो हम एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक सेट कर लेते हैं, राइट. उसके पीछे का उद्देश्य मैंने आपको बता दी. उद्देश्य क्या है कि हमारी प्रोडक्शन नहीं रुके, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी चल रही है वो नहीं रुके, हमारी मशीनें आइडल ना पड़ी रहे, हमारे लेबर जो है, हमारे मजदूर है वो खाली ना बैठे रहे. ये हमारा पर्पस होता है. ठीक है. अच्छा, अब अल्टीमेटली हमें निकालना आना चाहिए कि भाई मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम. ठीक है. मुझे जल्दी से आप बताओ याद करके, पिछली क्लास में रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? फॉर्मूला बताओ. रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? याद है आपको? रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं, रिकॉल करा देता हूं. राइट, बिल्कुल ठीक बोला. तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम. यह हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, राइट. तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको रीऑर्डर लेवल पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल पाओगे. इसका मतलब ये हो गया. बात समझ में आ गई? ठीक है. चलो जी, आगे लिखते हैं. सेकंड, फोर्थ पे आ जाओ. जब मिनिमम स्टॉक लेवल बोल दिया तो अगला क्या होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल. तो लिखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो इसमें लिखो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल which can be held in stock at any time
highest quantity of material which can be held in stock at any time, full stop. Any quantity beyond this level causes extra expenditure oblique cost. मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और जनरली रीऑर्डर क्वांटिटी में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही लेते हैं, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। यह हमारा फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। ठीक है जी, तो क्या बोला आपने, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? नाम से वैसे समझ आ रहा है, मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज्यादा मैं अपने पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रख सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है सपोज 10,000 यूनिट्स, तो मैं अब इंश्योर करूंगा, अब मेरा काम हो जाएगा कि इंश्योर करना कि मेरे पास कभी भी 10,000 से ज्यादा कभी भी मेरे पास स्टॉक नहीं होना चाहिए रॉ मटेरियल का। इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल रीजन है भाई, अगर मैं अपने पास ज्यादा स्टॉक रखूंगा तो ज्यादा स्टॉक रखने से एक अच्छी बात होगी कि मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी चलती रहेगी, मेरे पास चाहे कितना भी डिमांड आ जाए मैं अपना डिमांड मीट कर पाऊंगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट जो है, हमने डिस्कस किया था क्लास में कि इन्वेंट्री अपने पास रखने की भी एक अपनी कॉस्ट होती है जिसको हम कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ज्यादा इन्वेंट्री रखने से क्या होगा कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो इसलिए अब मैं मैक्सिमम लेवल भी सेट कर देता हूं कि मैक्सिमम इतना मैं अपने पास स्टॉक रखूंगा, इससे ज्यादा मेरे को नहीं रखना, क्योंकि इससे ज्यादा रखने से मेरी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, मेरे खर्चे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है जी, राइट। तो मिनिमम लेवल हो गया कि कम से कम मुझे कितना लेवल रखना अपने पास, मैक्सिमम लेवल हो गया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना मैं लेवल रख सकता हूं, जिससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। मिनिमम रखने के पीछे क्या उद्देश्य है कि हमारी कभी प्रोडक्शन एक्टिविटी जीरो नहीं हो जाए, कभी हमारी प्रोडक्शन रुक ना जाए। और मैक्सिमम रखने का क्या पर्पस है कि हम लोग इतना ज्यादा स्टॉक अपने पास ना रखें कि हमारी कॉस्ट, खर्चे बढ़ने लग जाए, राइट। ठीक है जी, चलो जी, अभी मेरी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी मेरे को और डिस्कशन करनी है। अगले पे आ जाओ, 5th लेवल। अब मैं सारे लेवल लिखवा के छुट्टी करूंगा। 5th लेवल लिखना, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एवरेज इन्वेंट्री लेवल, तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या होता है? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। इसका फॉर्मूला लिख लो। इसके दो फॉर्मूले हैं, या तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या फिर और इसको निकालने का एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो दोनों भी फॉर्मूले लिख लो, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों फॉर्मूले से भी निकाल के आ सकते हो, मैं आपको भी करवाऊंगा सवाल, तो हम दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। तो लिख लो आप ये। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री लेवल को कभी कभी हम लोग दूसरे नाम से बोल देते हैं, इसके आगे लिखो और नॉर्मल स्टॉक लेवल।
इसका एक और नाम पड़ सकता है नॉर्मल स्टॉक लेवल, ये भी आप ब्रैकेट में लिख लो। और सिमिलरली मिनिमम स्टॉक लेवल के ब्रैकेट में लिख लेना, इसको कभी कभी हम लोग सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, चलो सर क्या इतना ही करना है? बिल्कुल नहीं, और भी करना है हमको। 6th डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल क्या होता है? खतरे की घंटी, खतरे की घंटी। इट इज द लेवल, इट इज द लेवल at which normal issues of the raw material are stopped and emergency issues are only made. राइट, इसका फॉर्मूला लिख लो, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। और ये जो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस है, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। इसमें परेशान नहीं होना, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, एक नोट लिखो, नोट, समटाइम्स minimum consumption may be used. Minimum consumption is also used. ठीक है, हालांकि फॉर्मूला आपको यही लगाना है, बट कभी अगर सपोज एवरेज कंजम्पशन आपको नहीं पता, तो उस केस में यहां पे एवरेज कंजम्पशन की जगह मिनिमम कंजम्पशन भी यूज किया जा सकता है। तो देखो भाई, ये हमने क्या बोला, ये हमारी खतरे की घंटी है, डेंजर लेवल। आप सब लोग मोबाइल यूज करते हो, है ना, आप मोबाइल यूज करते हो, आपके दिमाग में आप एक रूल बना लेते हो। कई बार मुझे बताना अगर ऐसा बनाते हो, जैसे मैंने तो बना रखा है, रूल बना रखा है कि भाई मैं अपने फोन में मिनिमम 20% बैटरी रखूंगा, 20% बैटरी रखूंगा, है ना। तो जनरली हमारे फोन में जब 20% बैटरी आ जाती है, 20% लेवल पे आ जाता है, तो हमारा फोन एक नोटिफिकेशन दे देता है लो बैटरी का। ठीक है, आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो, तो आपके पास सेटिंग्स वगैरह में चेंज कर सकते हो। तो सपोज मैंने बोला कि मैं अपने फोन पे मिनिमम 20% बैटरी हमेशा रखूंगा, 20% से बैटरी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 20% क्या है? ये है मिनिमम स्टॉक लेवल। ये क्या है? ये है मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, कभी हो सकता है कि यार मेरी फोन में 20% बैटरी हो जाए, तो मैं इमीडिएटली चार्ज नहीं कर सकता अपना फोन, किसी भी रीजन से मैं अपना इमीडिएटली फोन चार्ज नहीं कर सकता। तो हमारी बैटरी, जब आपने देखा होगा, जब 10% आ जाती है तो हमारा एकदम लाल लाल हो जाता है, वो बैटरी का जो कलर होता है ना, वो रेड रेड कलर का हो जाता है, अलग ढंग टाइप की वो एकदम नोटिफिकेशन देने लग जाता है, एक काइंड ऑफ डेंजर नोटिफिकेशन देने लग जाता है कि भाई देख लो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा कम हो गई है। होता है कि नहीं होता है ना। तो ये है बेटा डेंजर लेवल। ठीक है, तो ये बिल्कुल खतरे की घंटी है कि भाई देख लो फोन कभी भी बंद हो जाएगा, फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाओगे, भाई देख लो इतना कम हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डेंजर लेवल। तो स्टॉक में भी क्या हुआ, अब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो डेंजर लेवल वो लेवल है आपकी मटेरियल का कि भाई एकदम खतरे की घंटी हो जाए,
हमारी जो कंपनी है वो एकदम सतर्क हो जाती है, भाई हमारा अब डेंजर लेवल आ गया तो हम अपना रोजमर्रे का काम रोक देंगे। जो रोजमर्रे को हमें अपना मटेरियल इशू करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, वो हम लोग बंद कर देंगे। खाली इमरजेंसी में हमें जो चाहिए, खाली इमरजेंसी के लिए हमको जो चाहिए, इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए जो हमें चाहिए, कि हमारा एक कस्टमर बिल्कुल सर पे बैठा है कि मेरे को अभी के अभी बना के देखो, बना के दो मेरा सामान, नहीं तो मैं किसी और सप्लायर के पास चला जाऊंगा। तो खाली इमरजेंसी काम के लिए, इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग रोजमर्रा का जो काम है वो रोक देते हैं डेंजर लेवल पे। और उसका फॉर्मूला क्या लिखवा है आपको? एवरेज कंजम्पशन इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लिखो, लास्ट कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ लिखो, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस छोटा सा इसका मीनिंग है। लिखो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक kept for contingency for use in case of any sudden order। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक kept for contingency for use in case of any sudden order। ठीक है, तो बफर स्टॉक कुछ नहीं है, बफर स्टॉक कुछ नहीं है। कभी कभी कंपनीज क्या करती है, कुछ अपना रॉ मटेरियल अलग से रख देती है, कुछ रॉ मटेरियल को वो अलग सेग्रीगेट करके रख देती है कि ये हम लोग खाली कंटिजेंसी के लिए रखे रहे अलग से, कि कभी हमारे पास अनफोर्सीन सडन कोई ऑर्डर आ जाए जो हमको करना पड़ जाए फुलफिल। कोई हमें बोल दे कस्टमर आके कि भाई मेरे को इतना सामान चाहिए अर्जेंटली, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिजेंसी, इस तरह की कंटिजेंसी के लिए या कोई भी और कंटिजेंसी के लिए हम लोग कुछ अलग से सेग्रीगेट करके रख देते हैं अपना कभी कभी इन्वेंट्री को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बफर स्टॉक। बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो देखो इन्वेंट्री लेवल्स आपको यही करने थे सारे, राइट। तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते करते हमको फॉर्मूला याद करना है, हमें फोकस करना है कि हमें सारे फॉर्मूले याद हो जाए। अगर फॉर्मूले हो गए याद तो आपका काम खत्म। चलो जी, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। या एक काम करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक लेना है क्या? 5 मिनट्स का ब्रेक ले ले। एक काम करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा आप सांस ले लो, पानी वानी पी लो। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मेरे को थोड़ा सा मेरे खातिर ले लो, चलो मेरी खातिर ले लो। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, छोटा सा एक मिनी ब्रेक लेंगे। 5 मिनट्स, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो अब हमको करना है, सबसे पहले हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है हमको आज, मतलब इस टॉपिक पे। तो खोल लीजिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 2.28। 2.28 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7। आओ जी। तो इलस्ट्रेशन 7 7 7 7 7
ये रहा। ठीक है, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में नहीं आ सकता, एग्जाम में आ सकता है एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं, आओ। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है आपको? एक तो रीऑर्डर लेवल निकालना है, फिर आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है, फिर आपको मिनिमम लेवल निकालना है, फिर आपको डेंजर लेवल निकालना है, और फिफ्थ में आप लिख लो हम इसमें एवरेज स्टॉक लेवल भी निकालेंगे। फिफ्थ उसने मांगा नहीं, बट मैं डाल रहा हूं एवरेज लेवल, तो मतलब हम पांचों की पांचों चीजें निकालेंगे। रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, मैक्सिमम लेवल निकालेंगे, मिनिमम लेवल निकालेंगे, डेंजर लेवल निकालेंगे और एवरेज स्टॉक लेवल निकालेंगे। चलो जी, क्या कहता है नीचे? कहता है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली वो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज ₹20। तो ये आपको क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5000, ये क्या दे रखा है? ये ए दे रखा है। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹50, तो ये बेसिकली आपको परचेज कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज, बल्ले बल्ले करो, ₹5। उसने परसेंटेज वगैरह नहीं दिया, उसने डायरेक्टली ₹5 उसने निकाल के दे दिया। तो ये आपके लिए मजे की बात हो गई। नीचे देखो क्या दे रखा है उसने, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम। कहता है एवरेज लीड टाइम है 10 दिन का, मैक्सिमम लीड टाइम है 15 दिन का, और मिनिमम लीड टाइम है 5 दिन का। तो कह रहा है कि देखो वैसे ऑन एन एवरेज हमारा सप्लायर 10 दिन में हमारा माल हमें पहुंचा देता है, लेकिन कभी कभी उसको 15 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो 5 दिन में भी पहुंचा देता है। तो मिनिमम हो गया सबसे कम दिन, मैक्सिमम हो गया सबसे ज्यादा दिन कितना ले रहा है मेरा सप्लायर, और ऑन एन एवरेज वो लेता है 10 दिन। ठीक है, तो तीनों भी चीजें उसने दे रखी है, और साथ ही साथ उसने नीचे बता दिया फॉर इमरजेंसी परचेसेस 4 डेज। ठीक है, तो 4 लीड टाइम दे दिया आपने उसको। उसके बाद उसने बोला रेट ऑफ कंजम्पशन ऑन एन एवरेज पर दिन हमको 15 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऑन एन एवरेज हम 15 यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं अपने रॉ मटेरियल के। मैक्सिमम जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम 20 यूनिट भी कंज्यूम करते हैं पर डे। ठीक है, क्या चीज उसने नहीं दी? देखो यहां पे उसने एवरेज दे दिया, एवरेज कंजम्पशन दे दिया, मैक्सिमम कंजम्पशन दे दिया, बट उसने मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया। उसने मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया। यस और नो? चलो जी, करते हैं इसको जरा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा मेरे साथ साथ आप बना लो टेबल टाइप का। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। तो मिनिमम के बीच में एवरेज, फिर आता है मैक्सिमम। ठीक है, और चलो यहां पे हम इमरजेंसी भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले लीड टाइम बताओ। उसने सबसे पहले लीड टाइम दे रखा है डेज में, लीड टाइम दे रखा है उसने डेज में। क्या क्या दे रखा है उसने? मिनिमम लीड टाइम उसने बता रखा है 5 दिन, है ना। एवरेज में कहता है 10 दिन, मैक्सिमम कह रहा है 15 दिन, और इमरजेंसी परचेसेस के लिए उसने बोल रखा है 4 दिन। ठीक है, अच्छा मेरी कंजम्पशन कितनी है? कंजम्पशन कितनी है? तो कंजम्पशन में उसने बोल रखा है कि एक मिनट, हां, कंजम्पशन में उसने बोल रखा है कि मैक्सिमम कंजम्पशन मेरी होती है 20 यूनिट की, तो यहां 20 लिख देता हूं, ऑन एन एवरेज होती है 15 यूनिट्स की। ठीक है, ये कंजम्पशन दे रखी है यूनिट्स पर डे। ठीक है, लेकिन उसने मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया, उसने मिनिमम नहीं बताया। तो क्या मिनिमम में निकाल सकता हूं? क्या मिनिमम में निकाल सकता हूं? मिनिमम कैसे निकालूंगा मैं? आप अगर एक बात नोट करोगे, आप यहां पे एक बात नोट करना, लीड टाइम में एक बात नोट करना। उसने मिनिमम लीड टाइम दे रखा है 5, मैक्सिमम लीड टाइम दे रखा है 15। तो एक बार जरा अगर मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा? 5 + 15/2,
तो ये कितना आ रहा है, 10 दिन आ रहा है, 10 दिन आ रहा है मेरा। तो इसी बेसिस पे अगर मैं कंजम्पशन निकालने जाऊं, मैं बोलूं कि देखो एवरेज कंजम्पशन मेरी जो होगी, एवरेज कंजम्पशन मेरी जो होगी वो कैसे आई होगी, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन अपॉन 2 करके। अगर मैं ऐसे बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आपने निकाल भी दिया, वेरी गुड। तो चलो ये निकाल लेते हैं। तो एवरेज है 15, मिनिमम मुझे पता नहीं, मैक्सिमम है 20 अपॉन 2। तो देयरफॉर मिनिमम कंजम्पशन मेरी आप बोल रहे हो कितनी आ गई, 30 माइनस 10 दैट इज 20 यूनिट्स, सॉरी 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 दैट इज 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलो जी, तो मैं कह रहा था कि हमने मिनिमम कंजम्पशन निकाल ली। कैसे, हमने मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करके बोला कि ये हमारी एवरेज कंजम्पशन आएगी। तो इससे हमने मिनिमम कंजम्पशन निकाली 10 यूनिट्स पर डे की। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। चलो तो ये इससे मैं यहां पे भर देता हूं, यहां पे इसको मैं लिख देता हूं 10। ठीक है जी। अच्छा अब हम एक एक करके सारी चीजें निकालनी है। तो अब एक एक करके सारी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या मांग रखा है, रीऑर्डर लेवल मांग रखा है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, तो बस आप फिगर्स पुट करते रहो। मैक्सिमम कंजम्पशन मेरी कितनी है सर, 20 है, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 15 है। तो 20 इंटू 15, तो ये कितना आ गया, 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा सेकंड में उसने क्या मांग रखा है, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल मांग रखा है। सेकंड मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। राइट। अच्छा यहां पे मेरे पास रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम कंजम्पशन है, मिनिमम लीड टाइम है। क्या चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी पहले हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो रीऑर्डर क्वांटिटी में हम निकाल लेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी का अंडर रूट। तो ये बोल रहे 200 यूनिट्स, तो कैसे निकाला आपने, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितनी बता रखी थी उसने, 5000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने बता रखी थी कितनी, 20 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट उसने बता रखी थी कितनी, 5 रुपए। इसका अंडर रूट करके निकाला होगा आपने। तो ये कितना निकाल लिया आपने, 200 यूनिट्स। बिल्कुल ठीक, करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो बस अब हम लोग पुट कर लेते हैं अपने मैक्सिमम लेवल में। तो देयरफॉर मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू व्हाट, रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया था 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स हमने रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल लिया, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम कंजम्पशन चेक कर लो 10 है, और मिनिमम लीड टाइम कितनी है, 5। तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, तो ये आ गया 500 माइनस 50 दैट इज 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स। ठीक है जी, ओके। थर्ड में उसने क्या मांगा था, मिनिमम लेवल। इसका क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया मैंने, इसका क्या फॉर्मूला लिखवा रखा मैंने आपको, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, एक मिनट, इसका फॉर्मूला हमने लिख रखा है क्या,
रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल हमने 300 निकाला था, एवरेज देख लो कितना है, एवरेज चेक कर लो, तो एवरेज कंजम्पशन 15 है और एवरेज लीड टाइम है 10, तो 15 इंटू 10, तो यह आ गया कितना 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? यस करेक्ट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, डेंजर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्थ में उसने डेंजर लेवल मांगा था, फोर्थ में उसने डेंजर लेवल मांगा था, तो डेंजर लेवल का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने वैसे? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। बस पुट कर लो, ऊपर के इंफॉर्मेशन से छांट लो, तो एवरेज कंजम्पशन तो 15 है और इमरजेंसी लीड टाइम उसने यहां पे दे रखा था कितना? 4 दिन। तो ये क्या हो गया? 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो ये हो गया 15 इंटू 4, दैट इज 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सवाल तो ऐसे खत्म हो गया, बट मैंने आपसे क्या बोला था कि हम यहां पे एवरेज लेवल भी निकाल लेंगे, राइट? तो एवरेज लेवल का दो फॉर्मूले मैंने सिखा रखे हैं आपको, दो तरीके बता रखे हैं, या तो आप मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 कर लो। तो ये कितना कितना है? मिनिमम लेवल कितना निकाला था हमने? अरे ये तो निकाला था 150, 150 हमने मिनिमम लेवल निकाला था, और मैक्सिमम लेवल कितना निकाला था हमने? 450 डिवाइड बाय 2, तो 600 डिवाइड बाय 2, दैट इज ये कितना आ गया? 300 यूनिट्स, है ना जी। और दूसरा तरीका मैंने क्या निकाल के क्या सिखा रखा है? और दूसरा तरीका एवरेज लेवल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो मिनिमम लेवल है हमारा 150 यूनिट्स प्लस हाफ ऑफ ROQ। ROQ कितना निकाला था हमने? मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला था 200, तो ये कितना आ गया? 150 प्लस 100, दैट इज 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। आप कैसे भी निकाल सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगते। आप बेटर होगा कि आप दोनों तरीके से निकाल लो, मतलब ऐसे एग्जाम में आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, बट आप चाहो तो दोनों तरीके से निकाल के आ सकते हो। करेक्ट, चलो जी बताओ, हो गया? डन? डन हो गया? आंसर अलग आएगा, यस आंसर अलग आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके ठीक है, आंसर अलग आएगा। बिल्कुल ठीक, तो आप ये लिख लो, चाहे तो बाद में रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। देयरफॉर आंसर विल बी डिफरेंट। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है हमको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। आओ जी, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 खोल लेते हैं। एक मिनट, ये रहा पेज नंबर, पेज नंबर आपका 2.72, 2.72।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। चलो इस सवाल पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। इस सवाल पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या कहता है देखो, अ कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल्स दैट इज ए बी सी। तो एक कंपनी 3 रॉ मटेरियल यूज कर रही है, ए बी और सी, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तीनों रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो देखो क्या क्या दे रखी है। ए रॉ मटेरियल में कहता है यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट केजीज। तो पता है वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि हर यूनिट ऑफ फिक्स्ड गुड जो हमारा होता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो हर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के लिए मुझे 10 केजी ए का चाहिए होता है ना। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड या फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10 केजी ऑफ रॉ मटेरियल ए, राइट। सिमिलरली देखो बी में क्या कह रहा है, बी में वो कह रहा है कि हमें हर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के लिए 4 केजी ऑफ रॉ मटेरियल बी चाहिए होता है, 4 केजी ऑफ रॉ मटेरियल बी। और सिमिलरली सी में कह रहा है कि हर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें 6 केजी ऑफ रॉ मटेरियल सी चाहिए होता है। तो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड इज इक्वल टू कितना, 6 केजी, 6 केजी ऑफ सी, राइट। अच्छा, तीनों की उसने रीऑर्डर क्वांटिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है। उसने प्राइस पर केजी दे दिया, ठीक है, तीनों का अलग अलग, वेरी गुड। फिर उसने डिलीवरी पीरियड इन वीक्स दिया, मतलब क्या दिया है, लीड टाइम दिया है उसने, और तीनों दे दिया, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। फिर उसने रीऑर्डर लेवल दिया है ए का और बी का, सी पे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और मिनिमम लेवल उसने खाली सी का दे दिया, ए और बी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसने आपको दे रखी है। चलो अब वो कह रहा है वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स। तो इसको अंडरलाइन कर लो, वीकली प्रोडक्शन 175 टू 225 यूनिट्स। तो पता ही आपको क्या बता रहा है, ये आपको फिनिश गुड्स के यूनिट्स बता रहा है, ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स बता रहा है आपको, राइट। ये आपको फिनिश गुड्स के यूनिट्स बता रहा है, एवरेजिंग 200 यूनिट्स, ठीक है। तो मिनिमम है 175, मैक्सिमम है 225, एवरेज है 200। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो, 175 प्लस 225 डिवाइड बाय 2 करके, तो तब ये 200 ही आएगा। बट ध्यान क्या रखना है, ये आपको फिनिश गुड्स की यूनिट्स बता रखे हैं, राइट। कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो आपको ए का मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, बी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, सी का रीऑर्डर लेवल निकालना है, और ए का एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। चलो चलो जी करते हैं इसको। तो जैसा मैंने पिछले सवाल में आपको टेबल बनवा दी थी, वैसे आप इसकी टेबल बना दो एक। चलो, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो चलिए, तो ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे और सी की बात करेंगे। 3 रॉ मटेरियल्स हैं। ए में ध्यान रखना, उसने बोल रखा है कि हर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 10 केजी चाहिए होता है, 10 केजी पर यूनिट। बी के लिए उसने बोल रखा है हमें 4 केजी पर यूनिट चाहिए होता है, और सी के लिए उसने बोल रखा है हमें 6 केजी पर यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है तीनों चीजें। मिनिमम कंजम्पशन देख लेते कितनी आएगी, एवरेज कंजम्पशन देख लेते कितनी आएगी, मैक्सिमम कंजम्पशन देख लेते कितनी आएगी, ठीक है। चलो
तो देखो उसने क्या बोला था, वीकली प्रोडक्शन में उसने बोला हुआ था, पहले मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम की, ठीक है। तो उसने बोल रखा था कि हम मिनिमम जो प्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं 175 यूनिट्स की, 175 यूनिट्स की हम लोग मिनिमम प्रोडक्शन करते हैं। और ए की बात करूं तो हर यूनिट के लिए मुझे 10 केजी चाहिए होता है। बी की बात करूं तो हर यूनिट के लिए मुझे 4 केजी चाहिए होता है। सी की बात करूं तो हर यूनिट के लिए मुझको 6 केजी चाहिए होता है। तो इससे मेरी क्या निकल के आ जाएगी, मेरी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ जाएगी। इसको थोड़ा नीचे सरका देते हैं, इसको नीचे सरका देंगे। तो यानी कि 1750 केजी मेरा ए का मिनिमम है। बी का कितना है 175 इंटू 4 यानी 700। एक मिनट, हाँ ठीक है 700, और इसका हो गया 175 इंटू 6, तो ये आ गया 1050 केजी। तो ये हो गई मिनिमम स्टॉक मेरा किसका, मिनिमम कंजम्पशन मेरा ए और बी और सी का। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो। तो एवरेज उसने बोला हुआ था कि हम 200 यूनिट्स बनाते हैं, ऑन एन एवरेज हम लोग अपने फाइनल प्रोडक्ट का 200 यूनिट्स बनाते हैं, राइट। तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो ए का कितना कंज्यूम होगा इंटू 10, बी का कितना होगा इंटू 4, सी का कितना होगा इंटू 6। तो ये आ गया 2000 केजी, ये आ गया 800 केजी, और ये आ गया 1200 केजी, ठीक है। और लास्टली आपका मैक्सिमम कंजम्पशन, तो मैक्सिमम में उसने बोल रखा है कि हम 225 यूनिट बनाते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के। तो ए में हमें हर यूनिट के लिए चाहिए 10 इंटू 10, बी में हो गया इंटू 4, सी में हो गया इंटू 6। चलो तो ये आ गया 2250 केजी, और ये कितना आ गया, ये आ गया 900 केजी, और ये आ गया 1350 केजी, 1350 केजी, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल ली, एवरेज कंजम्पशन निकाल ली, और लीड टाइम उसने अलग से टेबल में दे रखा है, सवाल में उसने दे रखा है लीड टाइम। देखो लीड टाइम तो उसने यहीं पे दे रखा है, तो लीड टाइम में दोबारा से नहीं बनाता क्योंकि सेम ही चीज है, तो ये तो हमें सवाल में दिख जाएगी। कंजम्पशन की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी बेसिकली, तो ये कंजम्पशन की मैंने यहां पे कैलकुलेशन कर ली। यहां तक बताओ, पहले यहां तक क्लियर हो गया, इतना बता दो, ये क्लियर है, ये कैलकुलेशन क्लियर है क्या, इतनी कैलकुलेशन क्लियर है। चलो आ जाओ जी, अब हम अपनी कैलकुलेशन करते एक एक करके। तो सबसे पहले उसने मांगा है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे। तो मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, ठीक। तो रीऑर्डर लेवल देख लो, सवाल में ए का दे रखा है, रीऑर्डर लेवल उसने कितना दे रखा है 8000 दे रखा है। एवरेज कंजम्पशन कितनी है मेरी, ए की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो ए की एवरेज कंजम्पशन है 2000 केजी, और ए की एवरेज लीड टाइम सवाल से देख लो कितना दे रखा है उसने 2 वीक्स। तो ये आ गया 8000 माइनस 4000 दैट इज 4000, और ध्यान रखना यहां पे सारे आंसर केजीज में आएंगे, सारे आंसर हमें केजीज में निकालने, ठीक है। चलो जी अगला निकालो, मैक्सिमम, क्या बोला है, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी अगला रिक्वायरमेंट। तो मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम का रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम
लीड टाइम। ठीक है जी। चलो, क्या बी का रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, एक बार चेक करते हुए चलते हैं। क्या बी का रीऑर्डर लेवल दिया है? द आंसर इज यस। ये रहा, बी का हमें रीऑर्डर लेवल दिया है 4750। ठीक है। क्या बी का रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दे रखा है? चेक कर लो एक बार, बी का रीऑर्डर क्वांटिटी, आंसर इज यस। ये भी दे रखा है 5000 केजी। मिनिमम कंजम्पशन हमने निकाल रखी है कि वीकली हमारी मिनिमम कंजम्पशन कितनी होती है बी की, तो वो है 700 केजी। कितनी हमने निकाल रखी थी? 700 केजी, 700। और मिनिमम लीड टाइम चेक कर लेना, मिनिमम लीड टाइम आपको बी का दे रखा है ये 3, तो इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है? 9750 माइनस 2100, तो ये आ रहा है 7650 केजी। 7650 केजी। ठीक है। और थर्ड में उसने क्या मांगा था? थर्ड में रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन सी की देखते हैं कितनी है। सी की देखो 1350 केजी है मैक्सिमम कंजम्पशन। ठीक है। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है सी का? सी का मैक्सिमम लीड टाइम है ये रहा 4 इंटू 4, 1350 इंटू 4, तो ये आ रहा है 5400 केजी। एक बात नोट करना, यहां पे जो कंजम्पशन है ये कंजम्पशन भी पर वीक है और जो लीड टाइम है वो भी वीक है। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी कंजम्पशन की यूनिट है और जो लीड टाइम की यूनिट है, तो कंजम्पशन जो पर वीक है यहां पे और लीड टाइम भी वीक है। अगर लीड टाइम डेज में होता है तो कंजम्पशन आपको पर डे चाहिए, तो ये आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है। लीड टाइम जिस यूनिट में है तो कंजम्पशन भी पर वही वाली यूनिट होनी चाहिए। लीड टाइम वीक में है तो कंजम्पशन भी पर वीक होगी, लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन भी पर डे होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। चलो जी, और फोर्थ में उसने क्या बोल रखा था? फोर्थ में उसने बोल रखा था एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ, क्या बोल रखा था? ए, है ना। तो देखो एवरेज निकालने के दो फॉर्मूले है ना। पहला फॉर्मूला, अब इसमें देखो मैं कौन सा यूज करूंगा, इसमें मैं यूज करूंगा मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। मैं ये वाला फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली प्रेफर करूंगा। उसके पीछे का रीजन देखो क्या है, उसके पीछे का रीजन देखो क्या है। जो मेरा पहला वैसे फॉर्मूला होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। तो यहां पे देखो मैक्सिमम लेवल है नहीं मेरे पास, ए का मेरे पास मैक्सिमम लेवल है नहीं, मिनिमम लेवल तो है। मिनिमम लेवल है, कैसे है? मिनिमम लेवल मैंने ऊपर निकाला था फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, यहां पे है ना, लेकिन मैक्सिमम लेवल नहीं है मेरे पास। तो प्रेफर मैं करूंगा कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे मैक्सिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम लेवल हमने निकाला था 4000 केजी। ROQ दे रखा है, ROQ दे रखा है। देखो ए का ROQ देखोगे तो उसने दे रखा है, किधर गया? ये रहा 10,000, तो ये उसने दे रखा है। ठीक है। तो मैं बिना मैक्सिमम निकाले डायरेक्टली ऐसे करके निकाल सकता हूं, डायरेक्टली ऐसे करके निकाल सकता हूं। ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो नहीं मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, यही वाला हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ये केजीज है। ठीक है। हम मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2 यही वाला फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहते हैं। तो यहां पे आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको यहां पे मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा। आपको पहले ए का मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू
मिनिमम लीड टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल ए का क्या दे रखा है, ए का रीऑर्डर लेवल दे रखा है 8000। ए की रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है कितनी, 10,000। और मिनिमम कंजम्पशन हमने ए का निकाल रखा है, कितना है, ए का मिनिमम कंजम्पशन है 1750। ये रहा, ये निकाला था हमने मिनिमम कंजम्पशन 1750। और मिनिमम लीड टाइम ए का देखो यहां पे दे रखा है, ये रहा, ये इंटू 1। तो ये कितना आ रहा है, 18 माइनस 17.5। ये आ रहा है 16,250। 16,250। ठीक है, यस। तो अब मैं निकाल सकता हूं एवरेज लेवल ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके। तो देयरफॉर एवरेज लेवल कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना निकाला था हमने, मिनिमम 4000 निकाला था। तो 4000 प्लस 16,250 डिवाइडेड बाय 2। तो ऑफकोर्स आंसर अलग आएगा, लेकिन ये आंसर भी ठीक है। ये आएगा 10,000 शायद 125 kg। यही आ रहा है क्या, यस यही आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में स्मार्ट तरीका क्या है कि देखो यहां पे लंबा तरीका हो गया, मुझे पहले मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ा, फिर मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 करना पड़ा। तो स्मार्ट तरीका यह है कि हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है ये वाला। तो ये डायरेक्टली यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम लेवल हमने ऊपर निकाल लिया था और ROQ सवाल ने दे रखा है, तो ये वाला काम हमारा जल्दी हो जाएगा। सो दिस इज अ स्मार्टर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस। ठीक है, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हो, आप लंबे तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो बस आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो होमवर्क के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन छांट रखे हैं। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 6 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6। ये आपका होमवर्क है। चलो जी, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पहले आप प्लीज होमवर्क में कर लेना। चलो, मोस्ट वेलकम। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ आया होगा आपको। तो प्लीज रिवाइज कर लेना, कोशिश करना सारे फॉर्मूले आपके नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज हो जाएं और ये चारों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। चलो जी, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।